वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अमित अम्बस्ट। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये फंडामेंटल राइट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड आर्टिकल 14 to 18 दैट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट एंड राइट टू इक्वालिटी। और जिन्होंने वो उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो को आप देखें, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू वन थिंग, दैट यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर मैंने लिंक पेस्ट किया है और उस लिंक पर आप जाकर उस वीडियो को देखें, देन कम बैक अगेन टू दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को जहां पर हम लोगों ने आर्टिकल 18 को एंड किया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आर्टिकल 18। आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 19 ये क्या है? तो आर्टिकल 19 फ्रेंड्स है, इट अगेन कम्स अंडर, आई शुड राइट द हेडिंग्स, दैट इज फंडामेंटल राइट हियर, फंडामेंटल राइट्स। सी आर्टिकल 19 से उसमें कुछ बातें हैं जो कह रहा है, तो हम आप लोगों को उसको कंटिन्यू कराते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, ठीक है, 6 अधिकारों का प्रोटेक्शन। तो पहला राइट है फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेस करने का और स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में डिस्कस कर रहा है कि हम लोग एक इंडिविजुअल यहाँ पर बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोगों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। हम लोग स्वतंत्र तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और आज भी इसका कॉन्सेप्ट वही है, कहीं पर भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। सी मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म। ये इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि हम लोगों को ये अधिकार है कि हम लोग शांति तरीके से कहीं भी इकट्ठे बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, मिल सकते हैं बिना आर्म्स के। मतलब आर्म्स का मतलब आप समझ ही रहोगे, बिना हथियार के। ठीक है, मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शन हर जगह है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सपोज करिए अगर कोई विदेशी आक्रमण हो गया या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है हमारे देश में खुद से ही, तो उस समय अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स वहां पर कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हमारे कंट्री के ही अंतर्गत या फिर बाहर से कुछ अगर अटैक हो गए तो उस समय आप अगर ये बोलिएगा कि असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो उस तरह का यहाँ पर ये सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स लाई नहीं करता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस है इमरजेंसीज के तहत, जो कि हम लोग आगे के क्लासेस में समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएट्स और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारा राइट होता है। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि कहीं पर भी की यूनियन है, इसका एसोसिएशन है, तो उसका ये राइट्स हमारे संविधान के आर्टिकल 19(3) में ये दिया गया है कि किसी भी तरह का एसोसिएशन और यूनियन को बनाने का हमारे यहाँ प्रावधान है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसका मतलब फ्रेंड्स, जिस तरह से ये सेंटेंस बिल्कुल आसान है, उसी तरह इसका मतलब भी आसान है। कहने का मतलब कि हम लोगों को अपने भारत टेरिटरी जो इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर कहीं भी जाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम लोग फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से एक एक्सेप्शन आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ऐसे अमूमन ये है कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब फ्रेंड कि अगर जैसे आप झारखंड के हैं, आप बिहार के हैं, आप दिल्ली से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से, आप कहीं से भी हैं, तो आपको ये अधिकार देता है हमारे संविधान के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में कि आप कहीं भी रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। आप गुजरात में जाकर सेटल कर सकते हैं, आप बिहार में सेटल कर सकते हैं, आप केरला में सेटल कर सकते हैं, आप तमिलनाडु में सेटल कर सकते हैं। आपको सेटल होने से वहां पर कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा संविधान में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में अधिकार हम लोगों को दिया गया है। अगेन हम मूव करते हैं, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अगेन इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को ये राइट है फ्रेंड कि किसी भी तरह का प्रोफेशन, किसी भी तरह का काम काज धंधा और किसी भी तरह का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को किसी भी प्रकार का रोक या रुकावट नहीं है, ये हमारा अधिकार है टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ ट्रेड या बिजनेस, या फिर किसी प्रोफेशन से हम लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए अगेन और देखिए हमारा राइट क्या है फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रेंड राइट्स है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी was deleted by the 44th Amendment Act 1978 and now has been shifted to Article 300A of the Indian Constitution। इसका रेलिवेंसी इस पॉइंट पर नहीं है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये लगता है मिस्टेक हो गया है। ऐसे इसका मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब वही है कि जो लीगल राइट्स हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी पहले, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 300A में शिफ्ट कर दिया गया और जिसको अब लीगल स्टेटस दे दिया गया। जस्ट मींस ये वो लीगल राइट्स रह गया है, वो यहाँ पर ये मेंशन है। चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब हमारा राइट टू फ्रीडम में और क्या क्या फ्रेंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज द व्यू ऑफ अदर्स है,
हम अपनी बातों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, ये प्रेस इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, तमाम लोगों से सवाल पूछते हैं, तो उनको ये जो फ्रीडम प्रदान किया गया है, उनको ये स्वतंत्रता की आज़ादी है, वो आज़ादी हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) के तहत उनको ये मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि प्रेस को अगर राइट टू फ्रीडम है पूछने के लिए, कुछ सवाल पूछने के लिए, तो इस आर्टिकल के तहत वो लोग सवाल पूछ सकते हैं, या फिर वो फ्रीडम कहीं भी कुछ बात कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, हम लोगों को ये फ्रीडम दिया जाता है कि कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के लिए, आप देखते होंगे बोर्ड्स, बड़े बड़े बोर्ड्स में कमर्शियलाइज्ड एडवर्टीजमेंट आपको दिखते हैं हर जगह, टीवी पर आप देखते होंगे, कहीं बैनर्स में देखते होंगे, चौक चौराहे कहीं आप रुकते होंगे ट्रैफिक के समय, तो वहां भी आप देखते होंगे बड़े बड़े बोर्ड। तो ये सब फ्रेंड्स राइट्स है अपना कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का, दैट इज ऑल डिफरेंट थिंग, कि उसमें पैसे लगते हैं, किसको देना पड़ता है, क्या है नहीं है, बट इट इज द राइट दैट इज कंटेन्ड इन आवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, सी राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, बहुत ये मुद्दा भी उठा हुआ था कि आप किसी के भी टेलीफोन कन्वर्सेशन को टैप नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो दैट इज क्लियरली द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड यू कैन मूव टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग सच राइट्स। ठीक है, आप जा सकते हैं न्यायालय में और उसके विरुद्ध आप रिट्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आइए, राइट टू टेलीकास्ट, द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, गवर्नमेंट के पास किसी भी तरह का एक अधिकार नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और कोई भी राइट टू टेलीकास्ट कर सकता है, ठीक है, चीजों को दिखा सकता है। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जो देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टीज या फिर और अलग अलग एसोसिएशन वाले जो बंद करते हैं, झारखंड बंद करते हैं, बिहार बंद करते हैं, भारत बंद करते हैं, तो वो कैसे बंद करते हैं, तो वो एक संवैधानिक तरीके से बंद करते हैं, क्योंकि संविधान में इसके बारे में कहा गया है, आर्टिकल 19(1)(f) के बारे में 19(1)(f) में ये दिया गया है, और इसी अपने राइट्स को वो एक्सरसाइज करते हुए बंद को बुलाते हैं। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से संवैधानिक होता है। जी हाँ, अब उसमें कहीं वो लोग दंगे हो गए, हिंसक हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो वो दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, बट कॉलिंग बंद बाय द पॉलिटिकल पार्टी इज टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 19(1)(f). ओके, सी राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, हम लोगों को पूरा अधिकार है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को जानने का फ्रेंड्स। ठीक है, आप जैसे कि आप देखते हैं ना, राइट टू सर्विसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट वगैरह है, तो हम गवर्नमेंट की सारी गतिविधियों को जानने का हमारा अधिकार है। ठीक है, being an individual, being a citizen of the country, हम लोग totally eligible है to enter any government office and to know the working, the proceedings and the activities about the government. ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, हमें चुप रहने का अधिकार है, जो मौन व्रत हम लोग कहते हैं, ये हमारा फ्रीडम है फ्रेंड्स। ठीक है, राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर में प्री सेंसरशिप को इंपोज करने का भी अधिकार है। ठीक है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट राइट ऑन स्ट्राइक, समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। अब आइए आर्टिकल 20। तो फ्रेंड्स अगर आप बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि 14 से 18 था, उसके बाद हम लोग राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, अब बात करते हैं राइट टू आर्टिकल 20 में। तो 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कहने का मतलब कोई भी एक्यूज्ड, ठीक है, वो कस्टडी, क्या बोलता है ना कि वो कस्टडी में जाता है, तो उसके विरुद्ध आर्बिट्रेरी और मनमाने तरीके से उसे सजा नहीं दिया जाए, इसका एक प्रावधान हमारे यहाँ है, जिसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो वो इस तरीके से मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटिजन। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, इस आर्टिकल 20 में ये कहता है कि कोई भी एक्यूज्ड, ठीक है, या कन्विक्ट, अब मैं आपको एक्यूज और कन्विक्ट में एक डिफरेंस बता दूं, दैट इज यस, ये जानना आपको जरूरी है फ्रेंड्स। जब तक कोई भी जैसे चार्जेस होते हैं ना, जैसे चोरी के चार्ज हुए, सपोज करिए किसी ने चोरी किया 379 आईपीसी, तो जब तक उस पे वो चार्जेस फ्रेम नहीं हो चुके, जजमेंट नहीं हो चुका, तब तक वो अभियुक्त कहलाता है, दैट इज एक्यूज्ड कहलाता है। ठीक है, और जब उस पे वो जो चार्ज फ्रेम हुए रहते हैं वो ट्रू हो जाते हैं, जजमेंट में वो दोषी पाया जाता है, तब उसे कन्विक्ट कहा जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूज एंड कन्विक्ट। व्हेन द जजमेंट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड, तब तक वो he comes under the category of accused, और जब वो जजमेंट हो जाता है and he is proved to be guilty, तब उसको हम लोग कन्विक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब कि किसी भी एक्यूज को, इधर वो एक्यूज हो या कन्विक्ट, उसे मनमाने तरीके से और ज्यादा पनिशमेंट से रोकने का एक अधिकार ये देता है आर्टिकल 20। दैट मींस द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, मतलब मनमाने तरीके से और ज्यादा पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, ये सिटीजन हो, फॉरेनर हो, लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और कॉर्पोरेशन, ये सारे लोगों पे एलिजिबल है। तो अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 20 जो है ये कन्फाइंड है फॉर एवरीवन। ठीक है, अब आर्टिकल 20 में सर फ्रेंड्स 3 क्लॉज है, वो क्या है, तो पहला नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ,
दूसरा है नो डबल जियोपैडी, तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मैं बता दूं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का लॉ का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक्यूज्ड अगर जिस समय वो क्राइम किया है तो उसको सजा उस समय के कानून से ही होना है, उससे पहले या उसके पहले बने हुए कानून से उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स ये कि सपोज करिए किसी ने कुछ क्राइम को कमिट कर दिया है आज की डेट पे, तो उसको जो भी सजा होना होगा, ठीक है, तो वो सजा आज जो कानून हमारा बना हुआ है उसके तहत ही होगा, ना ही जो कानून 10 साल पहले बना हो, 20 साल पहले बना हो और जो कानून ऑलरेडी रिपील हो चुका है उससे उसको सजा नहीं दिया जाएगा। तो यही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब यही होता है। तो नो, जिसको कि यहाँ वर्डिंग्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, ऑफ कमीशन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, आप समझ रहे होंगे, सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। फ्रेंड्स यही हुआ। और ये जो होता है फ्रेंड्स, ये क्रिमिनल नेचर के केसेस में होता है, ये सिविल में, इनकम टैक्स इस तरह के केसेस के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये आपको बता दूं। अब आइए नो डबल जियोपैडी। नो डबल जियोपैडी का मतलब होता है कि एनी एक्यूज्ड जिसको भी आप कोई क्राइम कर रहा है तो उसको आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। कहने का मतलब फॉर वन ऑफेंस ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड मोर देन वन टाइम। ठीक है, अगर वो एक बार किसी ऑफेंस को कमिट कर रहा है तो उसको दो बार या तीन बार सेम ऑफेंस के लिए उसको सजा नहीं दिया सकता है। इसका मतलब ये हुआ नो डबल जियोपैडी। जियोपैडी का अगर आप वोकैबुलरी जानना चाहेंगे तो जियोपैडी का मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 20C में ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी एक्यूज्ड को अपने ही विरुद्ध, ठीक है, अपने ही विरुद्ध विटनेस बनने के लिए आप उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। उसमें दो तीन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या मतलब कुछ कंडीशन है, जैसे कि कहने का मतलब कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और अगर उस जो वो क्राइम किया है उसके अंतर्गत किसी तरीके के स्पेशल डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाना, उसका फिंगरप्रिंट चाहिए। ठीक है, कई तरह के फ्रेंड्स फॉरेंसिक लैब में जांच वगैरह होते हैं जिसमें कि कंसेंट लेना होता है एक्यूज का, तो उसमें उसको वो करना पड़ेगा, वहां पर ये लॉ नहीं आएगा। तो ये ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने विरुद्ध किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो नहीं देगा। ठीक है, कि फॉर कंसीडरिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट हिमसेल्फ एज एन एक्यूज्ड। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब देखिए उसी बात को यहाँ पर लिखा है कि हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड्स टू, कुछ जगहों पर ये एक्सटेंड नहीं करता। कहां पर? तो कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर है जो इंक्रिमिनेटेड मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसको प्रोडक्शन करने का उसको प्रोडक्शन करना जरूरी है। ठीक है, वहां पर ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन काम नहीं करता। फिर कंपल्सन ऑफ गिव थंब इंप्रेशन, उसको थंब इंप्रेशन देने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कई जगहों पर बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, फॉरेंसिक लैब में जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि थंब इंप्रेशन चाहिए, तो उसमें वो अपने आप को रिफ्रेन नहीं कर सकता फ्रॉम गिविंग हिज सिग्नेचर और समथिंग एल्स। ठीक है, वहां पर उसको करना पड़ेगा। और कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए आते हैं आर्टिकल 21 में फ्रेंड्स। ठीक है, तो 21 आर्टिकल क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये एक अधिकार है जीने के लिए और उसके पर्सनल लिबर्टी के लिए, और इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन, किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं कर सकते इसके लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अब ठीक अगले ही स्लाइड में। उससे पहले आप देख लीजिए कि दो क्या क्या पॉइंट्स हैं, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मैं आपको बता ही देता हूँ अभी, फिर आगे भी डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉ सुप्रीम है। ठीक है, लॉ सुप्रीम है और एक बार जो लॉ बन गया उसके बाद जुडिशरी को भी वह पावर नहीं होता है जुडिशियल रिव्यू करने का। और अगर वहां पर जुडिशियल रिव्यू होता है तो वहां पर ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो बस इस पॉइंट पे होता है कि वो लॉ सही तरीके से पास हुआ कि नहीं, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए थे पास करने के लिए वो है कि नहीं, वोटिंग सही प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं। वहां पर लॉ कैसा है बाई नेचर, उसके सब्सटेंस को चेंज करने का, रिव्यू करने का ताकत जुडिशरी को नहीं होता। कहने का मतलब कि वो जो लॉ बना हुआ है उसका क्या प्रभाव है सोसाइटी पे, वो अच्छा है बुरा है, उसका सब्सटेंस क्या है, तो उसको चेंज करने का, उसको रिव्यू करने का पावर जुडिशरी को नहीं होता। वही उसी का मतलब हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट स्लाइड में।
अब आइए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को हम लोग समझते हैं, जो कि हम लोग पहले डिस्कस भी किए। पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम होता है सुप्रीम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पार्लियामेंट होता है वही सुप्रीम होता है। implies law is passed and the process involved is correct then it is fine। कहने का मतलब वही हो गया कि अगर लॉ पास हो चुका है और उसमें जितने भी प्रोसेस उससे संबंधित, कहने का मतलब एक लॉ को पास करने के लिए जितने सारे भी प्रोसेस होते हैं, जितने सारे भी तरीके होते हैं, अगर वो सही है तो उसका मतलब फिर वो फाइन है, वहां पर किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, जुडिशरी उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो आप एविडाइसी वगैरह देखे थे वही चीज। Again, implies judiciary can only check whether the law enacted is that as per procedure or not, whereas it does not check whether the law is good or not। कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, ये जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें यही कहता है कि जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू का पावर यहाँ पर कन्फाइंड है कहाँ तक, तो वो बस ये देख सकती है कि जो बिल जो जो लॉ पास हुआ है वो सही है कि नहीं अपने तरीके से। कहने का मतलब कि वो जो लॉ पास हो रहा है उसमें सही तरीका इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है। वो बस जो बने हुए लॉ को अच्छा है या बुरा है, उसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव है, वहां तक जाने का इसको अधिकार नहीं है। तो दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम लोग को ये पॉइंट मिला था, इसलिए हम लोगों ने इसको आगे डिस्कस कर लिया। सी नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये फ्रेंड देखिए मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा फ्रेंड क्या है, तो मैग्ना कार्टा अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो वो पार्ट 3 है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आइए मैग्ना कार्टा थोड़ा बड़ा समझते हैं। ये अधिकारों का घोषणा पत्र है, इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। ये वर्ड जो है फ्रेंड्स इंग्लैंड में फर्स्ट यूज हुआ था 1354 में, बट ऐसा कहा जाता है कि इट हैज कम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जो कि 1789 में इन्फोर्स आया था। इसी में फ्रेंड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ठीक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अपोजिट होता है फ्रेंड्स। ये एक ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। कहने का मतलब यहाँ पर जो लॉ कैसा बना है, गुड और बैड, उसके बारे में भी रिव्यू जुडिशरी कर सकती है। उसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जुडिशरी को पावर है। आइए हम लोग इसको आगे समझते हैं। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इट इज नोन एज द राइट टू जुडिशियल रिव्यू। Yet जुडिशरी कैन नॉट ओनली चेक द प्रोसीजर ऑफ लॉ बट कैन ऑल्सो चेक द सब्सटेंस ऑफ द लॉ। सी यहाँ पर सही तरीके से लिखा हुआ है ये, नॉट ओनली द प्रोसीजर लॉ बट ऑल्सो चेक द सब्सटेंस ऑफ लॉ। दैट इज इसका क्या इफेक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, गुड और बैड, इसको भी वो रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है और अकॉर्डिंगली उसको पास या फिर उसको रिजेक्ट करने का अधिकार जुडिशरी को। So that is the difference between the due process of law, due process of law and the procedure established by law. Procedure established by law में हम लोगों ने पढ़ा कि procedure established by law में parliament is supreme, judiciary is nothing to do with the law that has been enacted, rather good or bad. It only sees, the duty of judiciary is only to see whether the past law is fine or not. That is the process involved in passing of the bill is right or not. ठीक है. But when we talk about the due process of law, then it is an American concept, and here the right of judicial review, and here judiciary is not a judiciary is responsible not only for just the procedure of law, but also can check the substance of the law. That means the law that is been passed is good or bad, what are the different influences on the society. So judicial review is possible in due process of law. ठीक है. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर हमारे इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 21 तक। तो आशा करता हूँ कि ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे लर्न बाय हार्ट कर लिया होगा, ठीक है। और जहाँ कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको और अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। तो चूंकि मैंने ये करा दिया, आप उसको पढ़ेंगे तो गो थ्रू करेंगे तो दैट विल बी इंस्क्रिप्टेड, ठीक है, ऑन योर ब्रेन, आप में वो छप जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, नथिंग मोर टू डू विद। और हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि आर्टिकल 22 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 22 को पूरा करते हैं और उससे संबंधित जो भी हम लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए होगा वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चंस भी लाएंगे फंडामेंटल राइट्स को, एज वी हैव डन इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले क्लासेस में किया, पंचायती राज में किया। तो सिमिलरली द पैटर्न विल बी द सेम, हम लोग उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को इस क्लास में से काफ़ी फ्रूटफुल मिला होगा कंटेंट। सो कीप लाइकिंग द क्लास फ्रेंड्स, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब आप इसे करिए, ठीक है, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे इमेनेट करिए, ट्रांसमिट करिए, ठीक है, ताकि वो देख सकें कि क्या चल रहा है, कैसा पढ़ाई हो रहा है, और अगर उन लोगों को पसंद आएगा, सब लोगों को ठीक लगता है, तो फिर वो सब्सक्राइब करते हैं। चैप्टर को इस वीडियो सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल आज हम लोगों ने आर्टिकल 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, 21 पढ़ा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, 21 तक हम लोग ये रखते हैं। अगले अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आर्टिकल 22 करेंगे, फिर अगेन और भी जो आर्टिकल्स होंगे उसको फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और तब हम लोग अप्रोच करेंगे फॉर द डिफरेंट एमसीक्यूज, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, लाइक वी डिड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी समझ हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। तो आप इस वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो लेक्चर को मैंने बाइलिंगुअल रखा है, ताकि कहीं पर किसी तरह की कोई मतलब परेशानी ना हो, भाषा का एक माध्यम नहीं होना चाहिए नॉलेज के प्रचार प्रसार के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, में वीडियो को लाएंगे आर्टिकल 22 और सम क्वेश्चंस। तो टिल देन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।